तो आ जाओ। हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसा का है, केमो नाचो, राम राम। गाइस और कुछ भी रह गया हो तो हेलो मेरी तरफ से, ठीक है। कैसे हो आप सब, बढ़िया हो गए, ठीक है। तो आज हम लोग को बिजनेस पढ़नी है, ठीक है। बिजनेस में हम लोग का स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग तुम लोग को पता है 2 पार्ट में निपटा था, ठीक है। तो अब ये भी 2 पार्ट तो लेगा ही कम से कम, ठीक है। एक पार्ट में मेरे हिसाब से कोई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऊपर से आज डेट नहीं चेंज करी है मैंने, डेट इज 30 है, तो फिर ये महीना तो भागा है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ फिर डायरेक्टिंग स्टार्ट करना है। देखो डायरेक्टिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा तो मेरे हिसाब से एक क्लास में नहीं हो पाएगा। ये देखो बोर्ड पे भी ये अभी 2 ही टॉपिक हुए हैं, इसके अलावा 2 मतलब एलिमेंट्स है स्टाफिंग के, 4 एलिमेंट्स है बेसिकली यहाँ लिखे। देखो ये चारों में पढ़ने चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इस वीडियो में तो हम ये 2 ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। सुपरविजन अपने में बहुत छोटा सा है, देखो ये खत्म भी हो गया सुपरविजन। और मोटिवेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा लीडरशिप और कम्युनिकेशन भी अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो एक क्लास तो नहीं लेगी, ज़्यादा ले लेगी, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो मैंने कहा चलो 2 पार्ट में निपटा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्टिंग होता क्या है। देखो डायरेक्टिंग मतलब तुम नाम में समझ रहे हो, मतलब डायरेक्ट करना। डायरेक्ट मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को गाइड करना, किसी को लीड करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को सुपरवाइज करना, ठीक है। तो डायरेक्टिंग मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग या मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। सो ही और शी कैन बेसिकली, मतलब इतना समझ लो कि मैं कैसे बताऊं एग्जैक्ट। अगर तुम लोग को बोलूं डायरेक्शन क्या है, मतलब तुमने समझो किसी चीज को तुमने डायरेक्शन दी है, ठीक है। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन, तुमने किसी एम्प्लॉय को डायरेक्शन दी जिससे वो अपना गोल या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएगा इजीली, ठीक है। तो वही डायरेक्टिंग मींस leading, supervising, guiding, instructing, motivating the employee so he or she can basically improve his performance, ठीक है, या फिर can achieve goals, ठीक है। ये सब समझ लो, ये हो गया डायरेक्टिंग में, ठीक है। अब देखो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहला फीचर ऑफ डायरेक्टिंग है इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है। इनिशिएट्स एक्शन भाई तुम्हें पता है अभी हमने क्या क्या पढ़ा, प्लानिंग में पढ़ा, उसमें हमने प्लान कर दिया, वो ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइज कर दिया सब कुछ, ऐसे फिर स्टाफिंग में हमने सारे एम्प्लॉयज रख दिए। बट अभी तक हमने एक्चुअली में देखा जाए तो काम तो चालू किया ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग से अब एक्चुअली काम स्टार्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग में हम डायरेक्ट करते हैं कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ठीक है। तो एक्चुअली इट इनिशिएट्स एक्शन, क्योंकि बाकी सारे जो फंक्शंस है वो बेस बनाते हैं, और डायरेक्टिंग से हम एक्चुअली एक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब देखो तुम्हें इंस्ट्रक्ट एक है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने एम्प्लॉय को एक बार इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ऐसे काम करना है, उसके बाद तुम्हें कभी और नहीं करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्ट तो तुम्हें बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। थर्ड इज टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल भाई देखो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल का मैनेजर ही गाइड करेगा, ठीक है। जो लोअर लेवल का मैनेजर है वो भी अपने एम्प्लॉयज को गाइड करेगा, और मिडिल लेवल का जो सुपीरियर है वो भी अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा, ठीक है। तो इट टेक्स एट एवरी लेवल, ठीक है। इवन घर में तुम देखो तुम्हारी मम्मी तुमको गाइड करती है, ठीक है, देखा जाए तो। फिर नेक्स्ट है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये देखो टॉप टू बॉटम मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ठीक है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा ना, इंस्ट्रक्ट करेगा कि काम करते भाई ये वाला। ये सुपीरियर तो है ना सबऑर्डिनेट, अपने बॉस को तुम बोल सकते हो कि ओए ये काम करके दिखा दे, ये नहीं कर सकते ना, बॉस ही तुम्हें बोलेगा कि ये काम कर दो, ठीक है। तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को डायरेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। भाई अगर ये अच्छे से किया जाए ना तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है, और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है क्योंकि ये फोकस ही करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज अ ह्यूमन एलिमेंट। देखो भाई अब तुम डायरेक्ट करते हो किसी नॉन लिविंग थिंग को, तो डायरेक्ट करते हैं, ह्यूमन को ही करते हो, ठीक है। तो इट्स ह्यूमन एलिमेंट क्योंकि इसमें ह्यूमन है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस। देखो अब इंपॉर्टेंस आ गई डायरेक्टिंग की। सबसे पहले वही दे रखी है इनिशिएट्स एक्शन, वही है। अगर डायरेक्टिंग नहीं होती तो एक्शन चालू ही नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस आ गई। सेकंड इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब देखो एक अच्छा मैनेजर जो होता है ना वो सारे बेसिकली एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके चलता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो सके, ठीक है। तो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। एंड थर्ड इज मींस ऑफ मोटिवेशन। अब एक अच्छा मैनेजर भाई, अच्छा सुपरवाइजर या फिर अच्छा लीडर भाई अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता ही करता है, ठीक है। तुम जिससे वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर अच्छी डायरेक्टिंग होगी ना तो एक बैलेंस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट, भाई एक अच्छा मैनेजर ना सबको इक्वली ट्रीट करेगा और सारे काम अच्छे से करवाएगा, ठीक है। तो बैलेंस बन के रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स चेंज। भाई अगर एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई, जो मतलब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो मतलब इन्वायरमेंट हम लोग के आसपास का जो है वो डायनेमिक है, ठीक है। वहाँ पे रेगुलर चेंजेस होते हैं, बट अब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उनको रोज रोज अगर चेंजेस करवाओगे तो वो उतना रिलेक्टेंट नहीं होते चेंजेस के, ठीक है। तो अगर एक अच्छा डायरेक्टर या अच्छा लीडर होगा ना तो वो आराम से उसको उनको चेंजेस करवा देगा कि ऐसे भाई बता के कि आपके बेनिफिट्स के लिए है, वो अच्छे से समझाएगा, इससे लोग भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो डायनेमिक है ये, ठीक तरीके से देखा जाए। और फिर नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब ये 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, हमें क्या क्या करना होता है ये पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला इज सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप और फोर्थ इज कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें हम लोग सुपरविजन और लीडरशिप पढ़ेंगे, सुपरविजन और मोटिवेशन पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। अब देखो सुपरविजन एज सच बुक में भी कुछ पढ़ा नहीं दे रखा। सुपरविजन 2 चीजें दे रखी है। देखो सुपरविजन अपने वर्ड अपने देखो, अगर तुम ये वर्ड देखो इसमें 2 पार्ट कर लो, सुपर और विजन, ठीक है। तो सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, ठीक है। सुपर मतलब ओवर एंड अबव, ठीक है। एंड विजन मीन्स सीइंग मतलब देखना, ठीक है। तो
सुपरविजन मीन्स बेसिकली ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ, बेसिकली नहीं, सीइंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर एंड अबव, ठीक है। मतलब सुपरविजन क्या करता है कि भाई कहता है कि एक बंदा सुपरवाइजर क्या करता है, वो बस एम्प्लॉय को काम करते हुए देखता है और सुपरवाइज करता है कि वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका ऐसा कोई काम नहीं होता है। सच में सुपरवाइजर देखता है कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। देखो क्योंकि वो ऊपर से ओवर एंड अबव, मतलब ऊपर से देखता है कि काम अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है सुपरविजन में, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के छोटा पढ़ा रहा हूँ, बुक में देख लो तुम इतना सा पैराग्राफ गिवन है बस, ठीक है। तो सुपरविजन के बारे में कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर नेक्स्ट है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन या बिल्ड टू वर्क, अब तुम तो मेरे को तो डिस्प्रेशन हो रखा है, डिस्प्रेशन, ठीक है। मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन क्या है, मतलब मोटिवेशन एक तरीके से हम कहते हैं काम करने की इच्छा। भाई देखो अब तुम मोटिवेटेड हो गए ना तो तुम कुछ भी काम कर डालोगे, मोटिवेटेड नहीं हो गया ऐसे बेड पे पड़ा रहोगे, यार मैं भी सुबह से ऐसे पड़ा था बट मैंने कहा काम तो करने है, ठीक है। तो मैं उसके लिए उठ गया, ठीक है। काम नहीं करना होता तो मैं ऐसे ही पड़ा रहता पूरे दिन, मेरे को और कोई काम होता नहीं है क्योंकि मैं पड़ा रहता, ठीक है। बट ये काम की वजह से मैं उठ गया। तो शाम में अगर मैं जिम में गया तो उसके लिए उठूंगा, मौसम भी थोड़ा सा कैजुअल है, फाइनली वैसे गर्मी कम हुई है आज, ठीक है, बारिश हुई है। हाँ तो क्या है, मोटिवेशन मींस विल टू वर्क इसमें लिखा है, ठीक है। बट मोटिवेशन एक्चुअली अगर उसकी डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, मोटिवेशन मींस इंड्यूसिंग या स्टिमुलेटिंग या इंस्पायरिंग द एम्प्लॉय टू डू वर्क, समझ रहे हो। इंड्यूसिंग मतलब उसको कह रहे हैं करो भाई काम, मोटिवेटिंग, ठीक है। मोटिवेशन मतलब इंड्यूसिंग, और स्टिमुलेटिंग मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं कर भाई कर, एंड इंस्पायरिंग उसको इंस्पायर कर रहे हैं टू डू वर्क, जिससे वो काम कर सके, ठीक है। अब मोटिवेशन मतलब तो अगर सिंपली भी बोले तो विल टू डू वर्क, मतलब काम करने की इच्छा, ठीक है, उसका बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। ये हो जाती है मोटिवेशन। मोटिवेशन की सम टर्म्स भी है मोटिवेशन से रिलेटेड। एक होता है मोटिव। मोटिव मतलब जो तुमने मन में सोच रखा है, जिसकी तरफ तुम मोटिवेटेड रहते हो, मतलब तुम्हारा मोटिवेशन है कि तुम्हें सीए बनना है या फिर कुछ भी बनना है, ठीक है। आगे तुम्हारा कुछ भी मोटिवेशन है, कुछ भी हो सकता है, सीए बनना नहीं, मैं भी तो नहीं बन रहा, ठीक है, जरूरी सुनना कॉमर्स लेके सीए बनेंगे, हाँ। तो एक होता है मोटिव, इसको बोल सकते हैं इनर डिजायर, ठीक है, इनर डिजायर। इनर डिजायर मतलब जो हम बनना चाहते हैं, हमने सोच रखा है और उसी की तरह हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स मतलब जो चीजें हमें मोटिवेट कर सकती हैं। हम मोटिवेट क्या कर सकती है, सोचो हम लोग 12th में अच्छे नंबर लाए, ऐसे हमें क्या मोटिवेट कर सकते हैं। सोचो पापा ने कहा भाई अगर अच्छे नंबर लाओगे तो बाइक दिलाएंगे, तो मोटिवेटेड होगा, तो एक तरीके का मोटिवेटर है, ठीक है। थर्ड इज मोटिवेशन। मोटिवेशन तो तुम्हें बता ही दिया, विल टू डू वर्क, ठीक है। उसके अलावा फीचर्स भी होते हैं कुछ मोटिवेशन के। सबसे पहला इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। अब जो हमारा मोटिवेशन तो भाई दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई प्रैक्टिकली तुम मोटिवेशन को देख तो सकते नहीं, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और मोटिवेशन दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अगर बंदा मोटिवेटेड होता है ना तो भाई वो गोल, उसे बताना नहीं पड़ता कि उसे ये करना है वो करना है, वो अपने आप कर देगा, ठीक है। अगर वो मोटिवेटेड होगा किसी चीज की तरफ, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा भाई, उसे सीए बनना होगा, दिन भर पढ़ता होगा भाई, तुमसे पढ़ा नहीं आता होगा, वो अलग अलग है सबको, ठीक है। तो जो अगर बंदा मोटिवेटेड होता है ना, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर निकाल के देता है जिससे तुम गोल की तरफ अच्छे से काम कर पाते हो, ठीक है। एंड थर्ड इज मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम 12th में पास होने के तुम्हारे मोटिवेशन क्या हो सकते हैं, पापा कह रहे हैं बाइक दिला देंगे, स्कूटी दिला देंगे, PS5 दिला देंगे। बट अगर तुम फेल हो गए, मतलब पास होने का एक और मोटिव भी ये भी हो सकता है कि पापा ने कहा अगर फेल नहीं हो ना बेटा तेरा थप्पड़ पड़ेंगे या घर से निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम लोग को बेसिकली तुमको मतलब बेसिकली समझ लो कि अच्छी रैंक पर देंगे, ठीक है, मतलब प्रमोट करेंगे एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। और अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम्हें डिमोट कर देंगे, ठीक है। वही है। नेक्स्ट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब देखो मोटिवेशन में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, देखो एग्जैक्ट लाइन समझना क्योंकि इन सबसे एमसीक्यूज बनते हैं। तो मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए है क्योंकि भाई मोटिवेशन ना होमोजीनियस नहीं होता है, मतलब सबके टर्म्स में होमोजीनियस नहीं होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। कैसे होमोजीनियस, देखो मतलब होमोजीनियस मतलब सेम होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग होता है। और तुम्हें पता है एक तरीके से देखा जाए तो मोटिवेशन भाई सबके लिए सेम नहीं होता, ठीक है। अब तुम अगर शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वर्ड उल्टे बोल दिया मैंने, बट हाँ तुम्हें पता है, ठीक है। तो मोटिवेशन ऐसा समझ लो कि जो मोटिवेशन है भाई, हो सकता है मैं बाइक से मोटिवेट हो जाऊँ बट मेरा दोस्त तो बाइक से मोटिवेट नहीं होगा ना, उसको ऑलरेडी बाइक है, ठीक है। तो जो मोटिवेशन होता है ना वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता। कोई किसी चीज से मोटिवेट होता है, कोई किसी चीज से मोटिवेट होता है, तो सब अपने में हेट्रोजीनियस होते हैं मोटिवेशन के टर्म में। मान लो मेरे को कार चाहिए थी, मेरे को PS5 चाहिए था, तो मैं उसके लिए मोटिवेट हो गया। बट मेरा एक दोस्त है उसको ऑलरेडी PS5 है, तो वो PS5 के लिए क्यों मोटिवेट होगा, ठीक है। तो वही है मोटिवेशन कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता, मतलब सब पे सेम इफेक्ट नहीं डाल सकता, ठीक है। किसी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, किसी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बट सब पे इवेंचुअली देखा जाए तो सेम इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस सेम चीज मोटिवेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ डायनामिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब देखो भाई मोटिवेशन भी बदलता रहता है भाई, कल तुम्हें स्कूटी चाहिए थी, अब तुम्हें कार चाहिए, ठीक है। मेरा भी था कि मेरे को पीसी चाहिए था, मेरे पापा ने क्रेजी पीसी सेटअप बनवा दिया मेरे को। अब मेरा है कि मेरे को फोन चाहिए, अच्छा फोन भी दिला दिया, मतलब ये डिसेंट फोन है। बट अभी मेरा ये है कि मेरे को कुछ और चाहिए, तो ऐसे ही है हमारा मोटिवेशन, यही है हम लोग डायनामिक चेंज होता रहता है, ठीक है। और कंटीन्यूअस प्रोसेस है, हमारे को मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैस्लोस नीड हायरार्की। अब जो एक ये साइंटिस्ट है ना भाई मैस्लो,
इन्होंने रिसर्च की थी मोटिवेशन पे, ठीक है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, इन्होंने मोटिवेशन पे रिसर्च करी और उन्होंने कहा ना भाई मोटिवेशन के ना 5 चीजें हो सकती है कि इंसान 5 चीजों के लिए मोटिवेट हो सकता है और वो एक ऑर्डर में मोटिवेट होता है, मतलब पहले इससे मोटिवेट होगा फिर इससे मोटिवेट होगा, तो एक ऑर्डर है जिसमें मोटिवेट होता है इंसान, ठीक है। तो इंसान सबसे पहले किस लिए मोटिवेट होता है, किस चीज के लिए मोटिवेट होता है? सबसे पहले इंसान मोटिवेट होता है बेसिक फिजियोलॉजिकल, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल बोलते हैं बहुत लोग साइकोलॉजिकल लिख देते हैं, इसका मतलब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जिनकी तुम्हें जरूरत है ही, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान मोटिवेट किसके लिए होता है? रोटी कपड़ा मकान। भाई घर पे अगर तुम्हारे पे छत नहीं होगी, खाने में रोटी नहीं होगी, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तुम क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जिसके लिए इंसान मोटिवेट हो सकता है वो रोटी कपड़ा मकान होता है, ठीक है। अब जब बंदे की बेसिक साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई रोटी कपड़ा मकान की, तो वो आगे देख सकता है, ठीक है। जब एक बार बंदा मतलब जिस पे छत है, ठीक है, कपड़े हैं और खाना खा रहा है वो, ठीक है, तो वो फिर उस चीज के लिए मोटिवेट नहीं हुआ। अब वो मोटिवेट किस लिए होगा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के लिए, ठीक है। वो कहेगा भैया ठीक है थोड़ा बहुत तो मैं खा ही रहा हूँ, कपड़े भी मैं पहन ही रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरे को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए कि मेरी जो ये जो मतलब अभी मैं, तुम समझ रहे हो कि अभी मैं रोटी कपड़ा मकान तो कर पा रहा हूँ अरेंज, अगर ये आगे मेरे से छिन गया तो क्या होगा, ठीक है। तो एक इंसान क्या चाहता है कि अब सेफ्टी रहे और सिक्योरिटी रहे, कि ये जो रोटी कपड़ा मकान है उसके ऊपर से ना चले एक तरीके से। रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, बस बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत सारी होती है, मैंने बेसिक बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो उसके ऊपर से ना चले, तो उसमें क्या जाता है जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, कि जॉब सिक्योरिटी मतलब अब तुम काम से नहीं निकाला जाएगा तुम्हें, ठीक है, तुम काम पे लगे रहोगे, तो ये तुम्हारी एक तरीके की नीड पूरी हो गई सेफ्टी वाली, ठीक है। तो सेफ्टी देखो, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स भी 2 तरीके की हो सकती है। एक सेफ्टी हो सकती है फ्यूचर के लिए, मतलब ये जो मैंने बोला जॉब सिक्योरिटी वगैरह, और एक हो सकती है हेल्थ के लिए, जैसे कोई तुमने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, कुछ इंश्योरेंस करा लिया, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो पैसे तो मिल जाएंगे तुम्हारे घर वालों को, ठीक है। तो वो सब आ गया, ठीक है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में रोटी कपड़ा मंगाना और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कि ये सब हम लोग आगे भी अरेंज कर पाए, ठीक है। सेफ्टी हमारे को जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, हम लोग को तो कोई जरूरत नहीं, काम नहीं छनेगा हमारा, तो ऐसे ही काम चलता रहेगा तो सब सही चलेगा, ठीक है। अब एक बार जब हम लोग की जॉब सिक्योरिटी हो गई, सेटल होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत सेटल होगा, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या ढूंढते हैं? दोस्ती मिल जाए भाई, प्यार मिल जाए, कंपेनियनशिप मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। थर्ड आ जाती है सोशल नीड्स। भाई देखो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ना भाई, तो देखा जाए तो अब जो फ्योल जी हैं हमारे भाई, फ्योल जी हैं, इन्होंने बोला है कि इसी ऑर्डर में चलता है। बट तुम देखो, क्या तुमने देखा है कि जो गरीब बच्चे होते हैं भाई, उनके दोस्त नहीं होते क्या? मतलब दोस्त उनके भी होते हैं ना। तो सोशल नीड्स उन्होंने बोला कि उसको दोस्ती की जरूरत है, लव की जरूरत है, कंपेनियनशिप की जरूरत है, जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके, ठीक है। तुम खुद बताओ, मतलब मैं वैसे नहीं बोलता, पर जिन लोगों की ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होती फैमिली की, उन लोगों के दोस्त नहीं होते यार। दोस्त तो एक तरीके से सबके होते हैं ना। तो बट हाँ, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोग की रोटी कपड़ा, जैसे हम लोग की देख लो, अभी मैं अभी कोई ऐसा बहुत रिच तो नहीं हूँ मैं, हम लोग भी ऐसे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ही है ज़्यादातर लोग, मोस्टली लोग, ठीक है। तो हम लोग का बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स तो पूरा ठीक है, हम पे छत है, पहनने को कपड़े हैं, खाना मिलता है, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं 2 वक्त का, ठीक है, हम लोग भी 3 वक्त का जब भी खाना बढ़िया खाना खाते हैं, ठीक है, ध्यान मतलब देखा जाए तो, ठीक है। और दूसरी बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। भाई देखो, अगर किसी की मम्मी आपको गवर्नमेंट जॉब में एक तरीके से देखा जाए तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी है। कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस होता है, ठीक है, कॉमर्स में तो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, बट मेरा भी पर्सनली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था फैमिली बैकग्राउंड। बिजनेस तो मेरे भी पापा ने रिसेंट में चालू किया, उससे पहले वो जॉब ही करते थे, ठीक है। तो अभी हमारा रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो अभी इतना ग्रोइंग फेज नहीं है, ठीक है। बट दोस्त तो मेरे फिर भी पहले भी थे, जब पापा जॉब करते थे वो प्राइवेट जॉब ही थी, ठीक है। तो मैं मतलब एक तरीके से कहता हूँ कि भाई दोस्त तो होते ही होते हैं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब हुआ है। बट हाँ ठीक है, जब हेनरी भैया ने कहा है कि मतलब मेस्लो भैया ने कहा है कि ऐसे ही ऑर्डर में चलता, ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर में चलता हुआ, ठीक है। अब जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पूरे हो गए, तो हम लोग को सोशल नीड्स चाहिए, मतलब हम लोग को लव, फ्रेंड्स, कंपेनियनशिप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब पूरा हो जाता है तो हम चाहिए एस्टीम नीड्स। एस्टीम मतलब हम लोग को इज्जत चाहिए, कि हम लोग एक सोसाइटी में अगर खड़े हैं तो 5 लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उनके पास जाके कर रहा हूँ तो वो मेरे को हेलो कर रहे हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को एस्टीम मतलब इज्जत चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये सब पूरा हो जाता है तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह की तरफ आने लगता हूँ, ठीक है। एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब रीचिंग द बेसिकली ड्रीम ऑफ योर, मतलब तुम्हारा ड्रीम, ये ऐसा समझ लो, ड्रीम जो भी तुम्हारा रीचिंग योर ड्रीम, ठीक है, ऐसा समझ लो कि तुम्हारा कोई ड्रीम था। मान लो किसी का कोई ड्रीम हो सकता है कि उसे एक फैंसी सा घर ओन करना था और एक लाइफ सेटल हो जाना था, तो उसके बाद वो उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब उसने अपने लिए एक बढ़िया सा घर बना लिया, अच्छी सी गाड़ी बना ली, अच्छा सा काम है उसका, अब वो सेटल हो गया एकदम, और उसके लिए अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, मतलब अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब जो तुम्हारी लाइफ का एम था ना, तुमने वो रीच कर लिया। मान लो किसी का एम था उसे सी बनना, आपको सी बन गया, ठीक है, वो बिल्कुल चिल है, क्योंकि अब उसका जो एम था लाइफ का उसने वो पूरा रीच कर लिया, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स होता है रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो एम अगर कुछ लोगों से जिनका एम ही नहीं होता मेरी तरह, ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो हमारे आएगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है।
अब ये देखो मोटिवेट तो मैंने बोला यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब मोटिवेशन ना भाई तुम देखो, मोटिवेशन दो तरीके से हो सकता है कि तुम्हें पैसा देके मोटिवेट किया जाए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं, जैसे कंपनी का बोल रहा हूँ, ठीक है, कंपनी में हाँ तुम्हारे लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब जिनमें पैसों से रिलेटेड है, नॉन फाइनेंशियल जो पैसों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं पे एंड अलाउंस, मतलब सैलरीज वेजेस वगैरह क्या है तुम्हारी, वो सब तुम्हारा एक तरीके का फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब ये होता है कि कंपनी कहती है अगर मान लो कि 1 लाख का प्रॉफिट तो हम हर साल कमा रहे हैं, अगर 1 लाख से हम कुछ भी ऊपर कमाते हैं ना तो वो हम सब में बांट देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है कि हम अच्छे से काम करें जिससे हमें भी प्रपोर्शन मिले प्रॉफिट का, ठीक है। थर्ड इज को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। कभी कभी कंपनी क्या करती है ना अपने एम्प्लॉयज को बेसिकली शेयर्स वगैरह दे देती है सस्ते में, या कभी कभी फ्री में भी दे देती है शेयर्स एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज इससे क्या फील होता है कि अब तो हम लोग भी ओनर ही हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर्स इनके जाते हैं, तरीके से ओनर ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉयज को क्या फील आती है कि हम भी अब ओनर ही हैं, तो वो और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इज बोनस। बोनस तो तुम्हें पता है दिवाली होली ये सब पे बोनस मिलता है। तो बोनस एक बेसिकली वन टाइम बेनिफिट होता है जो ओवर एंड अबव द बेसिकली सैलरी और वेजेस दिया जाता है, ठीक है। वो स्पेशल ओकेजन्स के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन तो तुम्हें पता है सेल्स वाले लोगों को मिलता है। अगर तुम मान लो कि अगर तुमने इतनी सेल करी तो तुम्हें उसका इतना % मिलेगा ना। अगर तुमने अकाउंट भी बढ़िया कि 6 लाख की सेल करी उसमें 5% का कमीशन मिला तो वहाँ सेल्स वाले लोगों को कमीशन मिलता है कि इतनी सेल्स करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा वैसा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। ये तुमने वो पढ़ा था जैसे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। तो वैसे ही है। इसमें क्या होता है कि अगर तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें ज्यादा वेजेस मिलेंगी, ठीक है, मतलब वेजेस मिलेंगी पर यूनिट ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। अगर कम करोगे तो पर यूनिट वेजेस कम मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होता है बेसिकली, एक सेकंड रुकना मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ वीडियो, ठीक है। हाँ तो आ जाओ, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग देखो थे बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे थे, ठीक है। अब देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैंने अपना मार्केट भी पता नहीं मार्केट दिया, चलो ठीक है चलेगा। हाँ तो देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वही होते हैं जैसे कि अगर रिटायरमेंट में तुम्हें पता है कि बहुत सारी कंपनीज एक तो पीएफ देती है, प्रोविडेंट फंड देती है, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें देती है, ठीक है, पीएफ देती है और बहुत सारी चीज़ें देती है। तो वो सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ सकता है, ठीक है। जैसे पैसे दे दिए रिटायरमेंट पे हो सकता है कुछ, पीएफ तो वही होता है तरीके है ना, प्रोविडेंट फंड बेसिकली है ना, और भी चीज़ें आ जाती हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, ठीक है। फिर आ गया पर्क्स या फ्रिंजेस बेनिफिट्स। पर्क्स फ्रिंजेस या बेनिफिट्स बेसिकली वो होते हैं जो हम लोग नॉर्मल सैलरीज वगैरह से अलग देते हैं, मतलब कि घर वालों को, मतलब सोचो कि जो काम कर रहे हैं उनके बच्चों को एजुकेशन दे दी फ्री में, या मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, या कोई कार दे दी आने जाने के लिए, ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वो हो गए पर्क्स या फ्रिंज, सॉरी। फिर आ जाता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखो अब जो है ना ये जो आदमी गरीब हो गया है ना, वो आदत से गरीब हो गया है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं ना भाई, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किन के लिए होते हैं, मतलब समझ लो फाइनेंशियल इंसेंटिव उन लोग को ज़्यादा चाहिए होते हैं जिन लोगों का भी बेसिकली बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स एक्टिव होते हैं। क्योंकि इन लोगों पे अभी देखो इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है रोटी कपड़े मकान की, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स वालों को ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, ठीक है। तो इन लोगों को ज़्यादातर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेट करते हैं। बट जो लोग ये कमा चुके हैं, अच्छा सेटल हो चुके हैं, उनको क्या चाहिए, अब इज्जत चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, और उनको चाहिए कि भाई कोई इनको रिस्पेक्ट करे। तो उन लोगों को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेट करते हैं, ना कि फाइनेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया स्टेटस। स्टेटस मतलब वही बंदे की क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, जिससे उसको रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, आई नो, बट स्टेटस एक बहुत बड़ा इंसेंटिव बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है कि सब वहाँ पे फ्रेंडशिप है, अच्छा सब कुछ काम करते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा क्लाइमेट है, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से है, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ अच्छी है, मतलब सब काम अच्छे से हो रहा है, कोई गंदगी नहीं है, सफाई है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि कोई और सोच रहे हैं कि उस कंपनी में तो भाई इतने गंदे तरीके से काम होता है, इसका मतलब जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो इतना गंदा है, बट यहाँ पे कितना अच्छा है, ठीक है। तो वही कंपनी तुम प्रेफर करोगे ना, चाहे एक 10,000 5 या 10,000 रुपये कम मिल जाए, बट यहाँ पे आना चाहोगे तुम। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट। तुम्हें क्या एक ऐसी कंपनी भी, मतलब एक ऐसी कंपनी विश करोगे जहाँ पे तुम्हारे करियर एडवांसमेंट की भी बात हो, ठीक है, कि अब आगे इसको क्या करना है, ठीक है। मतलब अभी मैं मान लो MD कंपनी का फाइल, तो अभी आगे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो करियर एडवांसमेंट आ गया। चौथी चीज़ आ गई जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट, एनरिच मतलब देखो अलग अलग तरीके की, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि अगर तुम डेली एक ही तरीके का काम करते रहोगे तो हो सकता है तुम बोर हो जाओ, ठीक है। तो जॉब एनरिचमेंट मतलब कभी कभी कंपनीज ना कुछ लोगों को, जो लोग मतलब एक काम डेली करके बोर हो जाते हैं, उन लोगों को कंपनी क्या करती है ना कि उन लोगों को रोज अलग अलग तरीके का टेकी या फिर चैलेंजिंग काम देती है, जिससे वो लोग उसमें एंगेज रहे और वो बोर ना हो उस काम से, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट मतलब अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग भी है एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन मतलब तुम एम्प्लॉय को बेसिकली रिकॉग्नाइज करो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना भाई, वो अगर उसने कोई अच्छा काम किया जिससे कंपनी को एक्चुअली फायदा हुआ है, ठीक है, तो उसे मतलब बेसिकली मतलब 10-12 लोगों के सामने शाबाशी दो या फिर कोई स्टेज पर बुला के कुछ अवार्ड दो, जिससे ना वो और मोटिवेट होगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि सबके सामने उसको तारीफ कर दी, ठीक है। तो मतलब ऐसे कंपटीशन, क्योंकि देखो तुम्हें पता है एक कॉर्पोरेट का कैसा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे भाई सब कंपटीशन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम्हारी तारीफ कर दे कोई या फिर तुम्हें अवार्ड वगैरह दे दे तो तुम लोग की फेम बढ़ जाएगी भाई, मतलब
फिर तो लेडीज ही लेडीज पीछे, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब जॉब सिक्योरिटी तुम्हें बताया था। जॉब सिक्योरिटी मतलब अब तुम्हें जॉब सिक्योरिटी, अब तुम्हें काम से कोई नहीं निकालेगा। गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें पता है जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी मीन्स एंडलेस रिलेशन विद कंपनी, मतलब अब जब तक कंपनी है तब तक तुम कंपनी में काम कर रहे हो, जब तक तुम हो तुम कंपनी में काम करोगे, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हारे घर वालों को मिल जाएगा काम, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी मीन्स कि अब तुम्हारा मतलब पूरा लाइफ टाइम के लिए बॉन्ड है कंपनी के साथ, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मतलब अब तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, बट वैसे हम नहीं निकालेंगे तुम्हें, ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि कभी कभी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना वो जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद लेजी हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो उन्हें कोई काम से निकाल नहीं सकता, तो हो सकता है वो काम ना करे, अच्छे से डीले पड़ जाए, भाई ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन मतलब एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाना, बट किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। मतलब तुम समझो कि टॉप लेवल जो डिसीजन मेकिंग करता है ना, उसमें अगर एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करवाओगे ना, तो तुमने उसमें भी पढ़ा था चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तो उसे वो मोटिवेटेड रहेगा, वो सोचेगा कि अरे यार ये तो मेरे से पूछते हैं, मेरे से पूछ ही करते हैं सब कुछ, मतलब मेरी भी कुछ इज्जत है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे वो बंदा मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। लास्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है कि खुला है, फिर एक समझ लो इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंटनेस है, फिर फाइनेंशियल मतलब ऐसे ऑटोनॉमी में बता रहा हूँ उसमें क्या, ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस मतलब कैसे काम होता है। अगर तुम्हें ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हारे में ज़्यादा बाउंडेड हो तुम हर चीज़ से, तो तुम मतलब थोड़ा सा वैसे रहोगे कि अब भाई क्या है यार, ठीक है। बट अगर तुम्हें फ्रीनेस है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, ऑटोनॉमी है तुम्हारी एक तरीके से, ठीक है। फ्रीनेस है तुम्हारे में, इंडिपेंडेंस है, तो तुम थोड़ा अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के अभी क्लास में इतना ही करूँगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में लीडरशिप और कम्युनिकेशन निपटाऊंगा, ठीक है। इसमें हमने बेसिकली सुपरविजन पढ़ लिया और मोटिवेशन पढ़ लिया। मोटिवेशन आया समझ आ गया होगा, सुपरविजन वैसे भी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। अब लीडरशिप पढ़ना है, लीडरशिप में 3 तरीके के लीडर होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, वो सब पढ़ने हैं, ठीक है। और इतना ही है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर रह जाएगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा और ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी ऐसा कोई प्रोसेस वगैरह है नहीं जिसकी मैं शॉर्ट फॉर्म दूँ। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगली में कंटिन्यू करते हैं, और नोट्स भी मैं अगली जब वीडियो डालूंगा तभी अपलोड कर दूँगा, वरना अभी चाहिए तो कमेंट लिख देना, अभी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, प्लीज़।